साबिक वजीर और बीआरएस के सीनियर लीडर हरीश राव ने रियासत की माशी सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कांग्रेस हुकूमत को सख्त निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि केसीआर की क़यादत में कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर से किसानों के खेतों में सूना उगने लगा था और ज़री ज़मीनों की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ था। हरीश राव का दावा है कि बीआरएस के दौर में ज़मीनें बेशकीमत हो गई थीं, लेकिन जब से कांग्रेस इक़्तिदार में आई है ज़मीनों की कीमतें तेज़ी से नीचे गिर गई है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो इस तब्दीली पर गौर करें कि आखिर क्यों कांग्रेस के दौर में जायदादों की कदर व कीमत पाताल में चली गई है। उनके मुताबिक मौजूदा हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से रियासत में रियल एस्टेट का शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ है और आम आदमी का सरमाया डूब रहा है। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस के राज में तरक्याती काम ठप पड़े हैं, जिसका बराह रास्त असर ज़मीनों की खरीद व फरोख्त पर पड़ रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम अब केसीआर के दूर हुकूमत की खुशहाली और आज की अबतर सूरत-ए-हाल के दरमियान फ़र्क को वाज़े तौर पर देख सकते हैं। కేసీఆర్ కాళేశ్వరం కట్టింది కనుక ఇలా బంగారు మూల పంటలు పండుతున్నాయి మా మెదక్ జిల్లాలో. బంగారు మూల మా రైతులు బతుకుతున్నారు. ఇలా భూముల ధరలు పెరిగినాయి కేసీఆర్ వచ్చినాక. అరే మీకు తెలియదా చెల్లె, అప్పుడు ఇదే గజ్వేల్లో 5 లక్షలకు 10 లక్షలకు భూమి కేసీఆర్ వచ్చినాక ₹1 కోటి పెరిగినాయో లేవా? భూముల ధరలు విలువలు పెరిగినాయో లేవా? కాంగ్రెస్ వచ్చినాక ఏమైంది? భూముల ధరలు పాతాళానికి, బంగారం ధరలు ఆకాశానికి అయినాయా లేవా? రేవంత్ రెడ్డి ఏమన్నాడు? కళ్యాణ లక్ష్మి ₹1,00,000 ఇచ్చిండు కేసీఆర్, నేను తులం బంగారం కలుపుతా. కలిపిండు ఎవరికన్నా? వచ్చిన ఎవరికన్నా? ఆ కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కు కూడా చక్కగొత్తలేదు. బంగారం ఇయ్యలేదు కానీ బంగారం ధరలు మాత్రం ఆకాశాన్ని అంటున్నాయి. భూముల ధరలు పాతాళానికి అంటున్నాయి. ఎవరైనా బిడ్డ పెండ్లు ఉన్నది, ఇంట్లో లగ్గం ఉన్నది, దవాఖాన ఉన్నది అని ఏదైనా ఒక అర్ధ ఎకరం అమ్ముకుందామంటే అసలు కొనటోడు ఉన్నాడా? ప్లాట్ అమ్ముకుందామంటే ఎవరైనా కొనటోడు ఉన్నాడా? ఇలా గజ్వేల్లో 100-150 షటర్లు కిరాయికి పడ్డాయి. టూలెట్ బోర్డులు కనబడుతున్నాయి. గిరాయికి అయితే లేదు. గజ్వేల్ను ఆగం చేసిండు। रियासत तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम के दौरान चौपादिंडी के साबिक एमएलए सुमके रविशंकर को इस वक्त इंतहाई शर्मनाक सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा, जब बीआरएस की नाराज उम्मीदवार कलेपली कोमलथा ने उनका रास्ता रोककर सख्त एहतजाज किया। कोमलथा ने इल्जाम लगाया कि साबिक एमएलए ने उन्हें बल्दियाती चेयरमैन बनाने का झांसा देकर धोखा दिया और आखिरी वक्त में टिकट से महरूम कर दिया। गुस्से में बिफरी हुई खातून लीडर ने न सिर्फ रविशंकर की इंतखाबी मुहिम में खलल डाला, बल्कि उनके खिलाफ नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए अपनी शदीद नाराज़गी का इजहार किया। इससे कबल भी कोमलथा ने इंसाफ न मिलने पर अपने घर के सामने कीले मार दवा हाथ में लेकर खुदकुशी की धमकी देते हुए एहतजाज किया था, जिसने पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात को सरआम कर दिया था। आज के वाक़ये के दौरान वहां मौजूद हामियों और अवाम में काफ़ी देर तक अफरा तफरी मची रही और पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी। साबिक एमएलए के लिए एहतजाज एक बड़ा सियासी धचका साबित हो रहा है, क्योंकि इंतखाबात से एन कबल पार्टी कारकुनों की ये बगावत उनकी साख को नुकसान पहुंचा सकती है। ముఖం లేనోడా మాట్లాడరు ఇక్కడ. ఇంకా తప్పుడు ప్రచారం నేను విలువలేదు అంటాడు. చంబు ఏంటి మీకు తెలుసా? ఆడ ఏం ముఖం పెట్టుకొని వచ్చింది? పీక్తుండే ముఖం లేనోడు తల. आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्र बाबू नायडू को श्रीशैलम में 8 से 18 फरवरी तक मुनक्किद होने वाले महाशिवरात्रि ब्रह्मोत्सवम की तकरीबात में शिरकत के लिए बाज़ाब्ता दावत दी गई है। मकामी एमएलए राजशेखर रेड्डी और मंदिर बोर्ड के अरकान ने वजीर आला से मुलाकात करके उन्हें इस मुकद्दस तकरीब का दावतनामा पेश किया और साथ ही भगवान का तबर्रुक भी पेश किया। इस मौके पर मौजूद वैदिक पंडितों ने वजीर आला को दुआ दी और मजहबी रसूमात के साथ उनकी खैर सिगाली की तमन्ना की।
वजीर आला ने इस मौके पर मुताल्लिका हुक्काम को सख्त हिदायत जारी की कि वो मेले के दौरान आने वाले लाखों अकीदतमंदों की सहूलत के लिए सिक्योरिटी, पीने के पानी और आमद-ओ-रफ्त के बेहतरीन इंतजामात को यकीनी बनाएं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अकीदतमंदों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होना चाहिए और सफाई सुथराई पर खास तवज्जो दी जानी चाहिए। इसके अलावा वज़ीर आला को महानंदी बर्रा महोत्सवम की तकरीबात में शिरकत की भी दावत दी गई है, जिस पर उन्होंने मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया। बीआरएस लीडर कविता कालिवाकिंटला ने कांग्रेस हुकूमत पर सरकारी मुलाजमतों की गैर कानूनी भर्तियों का संगीन इल्जाम आयद करते हुए इसे बेरोजगार नौजवानों के साथ बड़ी नाइंसाफी करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि 9 और 10 तारीख को बल्दियाती, रेवेन्यू, आबपाशी और बिजली जैसे अहम महकमों में पसपर्दा तरीकों से खाली आसामियों को भरने की कोशिशें की जा रही है। कविता का कहना है कि जिलाई सतह पर उन नौकरियों के एवज लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मेहनतकश और अहल उम्मीदवार खुद को टेगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जिन नौजवानों ने घर घर जाकर मुहिम चलाकर कांग्रेस को इक़्तिदार तक पहुंचाया, आज वही हुकूमत उनके मुस्तकबिल के साथ खलवाड़ कर रही है। उनके मुताबिक ये बैकडोर भर्तियां न सिर्फ गैर कानूनी हैं, बल्कि लाखों बेरोजगारों के एतमाद का कत्ल है, जो शफाफ इम्तिहानात के मुंतजिर थे। कविता ने मुतालबा किया है कि इन मशकूक भर्तियों को फौरी तौर पर रोका जाए और तमाम तकर्रुरियां सिर्फ मेरिट और शफाफियत की बुनियाद पर की जाए। జై తెలంగాణ అందరికీ నమస్కారం। మన రాష్ట్రంలో చూస్తున్నాం రోజు రోజుకి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ పెరిగిపోవడము, యూత్ అందరూ కూడా ఒక రకమైనటువంటి నిర్వేదంతోని, ఒక రకమైనటువంటి డిసప్పాయింట్మెంట్తోని ఎప్పుడు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ వస్తాయి, ఎప్పుడు క్లారిటీగా మేము ఎగ్జామ్స్ రాయొచ్చు అనేటటువంటి ఆలోచనలో ఉన్నారు. పాపం చాలామంది ఎస్పెషలీ గ్రామాలలో ఉండేటటువంటి యువమిత్రులందరూ కూడా వారి వారి కుటుంబాలను వదిలేసి, తల్లిదండ్రులను వదిలేసి, ఆ చిన్నపాటి వ్యవసాయం మీద వచ్చేటటువంటి డబ్బు తీసుకొని వచ్చి హైదరాబాద్లలో, దిల్సుఖ్ నగర్లో, అశోక్ నగర్లో, కేపీహెచ్బీలో ఇట్లా ట్రైనింగ్ సెంటర్స్లో ఉంటూ కోచింగ్ తీసుకుంటూ వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఈ యొక్క అంశం మనం గమనిస్తూనే వస్తున్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక ఈ పరిస్థితి మారుతుంది అనుకొని అనేక మంది యువత అంతా కూడా తెలంగాణ ఉద్యమంలో చాలా బలంగా కొట్లాడినారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక ఏమైంది, చిన్న చిన్నపాటి ఎగ్జామ్స్ మనం వేసినాం తప్పితే మెయిన్ ఎగ్జామ్స్ కానీ లేకపోతే ఒక పద్ధతి ప్రకారం, ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఇగో ఈ మంత్లో ఈ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, ఈ మంత్లో ఈ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, ఈ తర్వాత దీనికి ప్రిపేర్ కావచ్చు, లేకపోతే ఒకటే విద్యార్థి 3-4 పరీక్షలు రాసేటటువంటి కేపబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళకి అట్లా అవకాశం ఇవ్వలే. మనం ఒక్కొక్క రోజు 2 ఎగ్జాములు పెట్టడం, ప్రతిదాన్ని మేము మార్చే ప్రయత్నం చేయడం, ఇట్లా చాలా జరిగినాయి. అయితే ఈ కన్ఫ్యూజన్ అంతా కూడా యువమిత్రులు ఆ కోపాన్ని అంతా, ఆవేదన అంతా, ఆక్రోశాన్ని అంతా కూడా ఈ బీఆర్ఎస్ పోతే మన కాంగ్రెస్ వస్తే న్యాయం జరుగుతుందని చెప్పి బీఆర్ఎస్ను ఓడగొట్టిండ్రు. యువమిత్రులు ఊరూరు తిరిగి వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల కాళ్ళు మొక్కి మరీ కాంగ్రెస్ కోటెప్పించారు. हैदराबाद में हाइड्रा के ज़ेरे एहतिमाम मुनक़दा हफ्तावार फ़ोन उन प्रोग्राम के दौरान शहरियों ने कमिश्नर एवी रंगनाथ को झीलों की अबतर सूरत-ए-हाल से आगाह करते हुए अपनी शिकायत दर्ज कराई। रिहायशियों ने बताया कि गंदे पानी की निकासी, शदीद ताफ़ुन और मच्छरों की बहुतात के बाइस झीलों के करीबी इलाकों में रहना मुहाल हो गया है, जिस पर उन्होंने झीलों की फौरी बहाली और नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। कमिश्नर ने शहरियों को यकीन दिलाया कि झीलों की तरक्की का काम मुख्तलिफ मराहिल में जारी है, जिसके तहत 6 झीलों पर काम मुकम्मल हो चुका है और मज़ीद 14 झीलों पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर शहरियों की शिकायत का 1 हफ्ते के अंदर अजाला नहीं किया गया तो मुताल्लिका ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। इस नई पहल का शहरियों ने खैर मकदम किया है और उम्मीद जाहिर की है कि इस बराह रास्त राब्ते से शहर के आबी ज़खायर की हालत बेहतर होगी। ये फ़ोन उन प्रोग्राम हर हफ्ते दोपहर 12 से 1 बजे के दरमियान मुनक़िद किया जाता है ताकि अवाम के मसाइल का फौरी हल निकाला जा सके। हैदराबाद के इलाके बेगमपेट में ट्रैफिक पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए एक जख्मी चील की जान बचाकर इंसानियत की आला मिसाल कायम की है। एडिशनल डीसीपी लक्ष्मी और एसीपी शंकर राजू ने दौरान ड्यूटी देखा कि एक चील दरख्त की शाखों में उलझे हुए ममनुआ चीनी माझे में बुरी तरह फंसी हुई है और निकलने की तगोदो में मजीद जख्मी हो रही है। पुलिस अफसरान ने फौरी तौर पर अपने अमले की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और इंतहाई एहतियात के साथ परिंदे को कातिल डोर से आज़ाद करवाकर इसे महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। इस मौके पर पुलिस हुक्काम ने अवाम से पुरजोर अपील की कि वो परिंदों और इंसानी जानों के लिए खतरनाक साबित होने वाले ममनुआ माझे का इस्तेमाल हरगिज़ न करे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि माहौलियात और बेजुबान परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर शहरी को जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए ताकि ऐसे हादसात का सद्बाब हो सके।
पुलिस की इस हमदर्दाना कार्रवाई को सोशल मीडिया पर शहरियों की जानिब से खूब सराहा जा रहा है और इसे महकमा पुलिस के नर्म चेहरे की अक्कासी करार दिया गया है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदर YS शर्मिला ने मरकज के गिरामजी कानून को रियासत के लिए एक बड़ा माशी बोझ करार देते हुए इसकी सख्त मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत रियासत को 40% फंड्स फराहम करने होंगे, जिसका मतलब 5,000 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ है, जिसे पहले से ही मकरूज रियासत बर्दाश्त नहीं कर सकती। शर्मिला ने वजीर आला चंद्र बाबू नायडू और साबिक वजीर आला जगन मोहन रेड्डी दोनों को निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया कि वो वजीर आजम मोदी के सामने झुककर रियासत के मुफादात का सौदा कर रहे हैं। उन्होंने गिरामजी कानून की हिमायत करने पर चंद्र बाबू नायडू को तनकीद का निशाना बनाया और सवाल किया कि वो किस मुंह से दोबारा मरकज से फंड्स का मुतालबा करेंगे। कांग्रेस लीडर के मुताबिक ये नया कानून रोजगार जमानत स्कीम मनरेगा को खत्म करने की एक साजिश है, जिसके खिलाफ उनकी पार्टी सड़कों पर उतरकर मजदूरों की लड़ाई लड़ रही है। शर्मिला ने मुतालबा किया कि हुकूमत अवामी जज्बात का एहतराम करते हुए मनरेगा स्कीम को पुराने तरीके से ही जारी रखे ताकि गरीबों का रोजगार महफूज रह सके। మహాత్మా గాంధీ ఉపాధి హామీ పథకంలో కేవలం ఒక 6 గంటలో 7 గంటలో పని చేసేవాళ్ళు, అవునా? ఇప్పుడు బీజేపీ తెచ్చే కొత్త చట్టంలో 12 గంటలు పని చేయాలట. 12 గంటలు మండుటి ఎండలో పని చేయాలి అంటే ఆడవారికి చేతనవుతుందా? అసలు మగవాళ్ళకైనా చేతనవుతుందా? ఎవరికీ చేత కాదు. ముఖ్యమైన తేడా ఏమిటంటే మహాత్మా గాంధీ ఉపాధి హామీ చట్టంలో పూర్తిగా నిధులు కేంద్ర ప్రభుత్వమే ఇచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు బీజేపీ చట్టంలో కేంద్రం ఇవ్వదట, 60% ఇస్తారట, 40% రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలే పెట్టుకోవాలట. మన రాష్ట్రం మళ్ళీ ఉపాధి హామీ ఖర్చు పెట్టుకునేంత స్తోమత మన రాష్ట్రానికి ఉందా? ఇప్పటికే చంద్రబాబు గారు కనీసం ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకు జీతాలు ఇవ్వడానికి కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మరి ఇప్పుడు ఉపాధి హామీ ఖర్చు పెట్టుకోవాలి అంటే పెట్టుకోగలరా? ఇది వరకు 500 కోట్లు అయితే ఇప్పుడు 5,000 కోట్లు అవుతుంది. ఇంత ఖర్చు చంద్రబాబు గారు పెట్టుకోలేరు, పెట్టుకోరు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెట్టుకోదు. కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా 60% ఇయ్యాల్సిన అవసరం కూడా పడదు. ఇది వీళ్ళ కుట్ర. ఉపాధి హామీ పథకము అంటే పేదవాళ్లకు ఉపాధి కల్పించి వాటికి వేతనాలు ఇస్తే డబ్బులు మొత్తం పేదవాళ్లకే పోతాయి, బీజేపీ నాయకులకు బీజేపీ బినామీలకు పోవు కదా. అందుకనే ఈ పథకాన్ని ఎత్తేస్తే, ఈ పథకాన్ని మూసేస్తే ఆ డబ్బులన్నీ మిగుల్చుకోవచ్చు అన్నది బీజేపీ పార్టీ కుట్ర. అందుకే ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ మహాత్మా గాంధీ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని పరిరక్షించి रियासत तेलंगाना के जिला मंचिरियाल में बेलमपली के सरकारी SC गर्ल्स हॉस्टल में जहरीला खाना खाने की वजह से 40 से जायद तालिबात की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मुतासिरा तालिबात का इल्जाम है कि जुम्मा की रात उन्हें कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ नाकिस चावल खिलाया गया, जिसके फौरन बाद उन्हें चक्कर आने लगे और उल्टियां शुरू हो गईं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में तालिबात ने इंकिशाफ किया कि जब उन्होंने एम्बुलेंस बुलाने का मुतालबा किया तो हॉस्टल वार्डन ने अपनी नौकरी बचाने की खातिर ताखीर की और बरवक्त तिब्बी इमदाद फराहम नहीं की। वार्डन पर यह संगीन इल्जाम भी लगाया गया है कि उन्होंने डॉक्टर से रुजू करने के बजाय एक गैर मुस्तनद शख्स से तालिबात को इंजेक्शन लगवाए और सिर्फ आम गोलियां देकर मामला दबाने की कोशिश की। इस वाक़ये के बाद वालिदैन में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है और उन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। महकमा तालीम के आला हुक्काम ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया है ताकि लापरवाही बरतने वालों का तयन किया जा सके। మినిమం 40 మంది కావచ్చు వామిటింగ్ చేసుకున్నారు. గ్రౌండ్ నిండా వామిటింగ్ చేసుకునే ఉన్నది. 3 అవర్స్ అయితే 7 కి డిన్నర్ పెడితే 10 వరకు మేడమే రాలేదు మాకు. అంతమంది వామిటింగ్ చేసుకుంటారు. ఒక్క ఆర్ఎంపీ కూడా రాలేదు, ఒక్కళ్ళు కూడా హాస్పిటల్ పోలేదు ఇంతవరకు. బయటికి రావద్దని న్యూస్. ఇప్పుడు ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ వచ్చిండు, 108కి ఫోన్ చేయమన్నా కానీ చేయలేదు. పట్టించుకునేటోళ్ళు లేరు, అసలు పట్టించుకునేటోళ్ళు లేరు. ఒక్కొక్కరు లేస్తలేరు. 2 వీక్స్ అయితే 10th వాళ్ళకు ప్రీ ఫైనల్స్ ఉన్నాయి. 10th అమ్మాయి ఒక అమ్మాయి లోపల కళ్ళు జరగకుంటున్నాయి కక్కి కక్కి. ఇన్ని రోజులు చదువుకొని మా లైఫ్ ఇప్పుడు వేస్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే బేస్మెంట్ లాంటిది. ఇప్పుడు మేము ఇక్కడనే మా లైఫ్ వేస్ట్ చేసుకుంటే తర్వాత ఫ్యూచర్ మా లైఫ్ పురుగులు లైట్ పెట్టరా బాబు, అరే మంచిగా పెట్టరా. అయితే మా పరిస్థితి ఏంటి అసలు?
పట్టించుకున్నట్టు లేదు అసలు. మొత్తం అన్కాన్షియస్ అసలు వాళ్ళకి ఏమైతుందో కూడా వాళ్ళు లేదు. వాళ్ళకి మొత్తం కింద పడిపోతుంది. हैदराबाद से वजावाड़ा जाने वाली एक निजी ट्रेवल बस में एनटीआर जिला के कुचिकचरूला थाने के करीब खौफनाक आग लग गई, जिसके नतीजे में बस मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। ये हादसा आज सुबह तकरीबन 6 बजे नंदीगामा के करीब इस वक्त पेश आया जब बस केसर टूल प्लाजा उबूर कर रही थी और अचानक पिछले हिस्से में मौजूद इंजन से धुआं निकलने लगा। बस के ड्राइवर और क्लीनर ने फौरी तौर पर खतरे को भांप लिया और बस रोककर इसमें सवार तमाम 39 मुसाफिरों को बहिफाजत नीचे उतार दिया, जिसकी वजह से एक बड़ा जानी नुकसान होने से बच गया। मुसाफिरों के उतरने के चंद ही मिनटों बाद आग ने पूरी बस को अपनी लपेट में ले लिया और देखते ही देखते बस लोहे के ढांचे में तब्दील हो गई। वाकये की इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी, जिसकी वजह से हाईवे पर ट्रैफिक की नकलो हरकत कुछ देर के लिए मुतासिर हुई। पुलिस ने इब्तिदाई तौर पर इसे शॉर्ट सर्किट का नतीजा करार दिया है और वाकये की बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी गई है। दरियाए गोदावरी के साहिल पर आराम करते हुए मगरमच्छों के मंजर ने पापेकोंडालो की सैर के लिए आने वाले सयाहों में खौफ और हैरत पैदा कर दी। सयाह जब कुश्ती के जरिए कुदरती नज़ारों का लुत्फ उठा रहे थे, तभी उन्होंने दरिया के किनारे 2 बड़े मगरमच्छों को धूप सिनुकते हुए देखा। जैसे ही लोग करीब पहुंचे, उनमें से एक मगरमच्छ फौरन पानी में चला गया, लेकिन दूसरा वहीं रुका रहा, जिसे देखकर मकामी बाशिंदे चौकस हो गए। अपनी और सयाहों की हिफाजत के पेश नज़र मकामी लोगों ने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए वहां मौजूद मगरमच्छ को मजबूत रस्सियों की मदद से बांधकर काबू कर लिया। इस वाकये की इत्तला फौरी तौर पर महकमा जंगलात के हुक्काम को दे दी गई है ताकि वो आकर मगरमच्छ को अपनी तहवील में ले सके। दरिया के किनारे मगरमच्छों की मौजूदगी की खबर से आसपास के देहातों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को पानी के करीब जाने से रोका जा रहा है। सयाहों ने इस नायाब लेकिन खौफनाक मंजर को अपने कैमरों में कैद कर लिया, जिसकी वीडियोज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिला मशरकी गोदावरी में गुज़िश्ता एक हफ्ते से दहशत का बाइस बनने वाले चीते को बिलाखिर महकमा जंगलात ने बहिफाजत पकड़कर विशाखापट्टनम के इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क मुंतकिल कर दिया है। ये खतरनाक दरिंदा मंडपीटा के इलाके कोरम्मापुरम में एक घर के अंदर घुस गया था, जिसके बाद हुक्काम ने एक तवील और पेचीदा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। हफ्ता के रोज माहिरीन की टीम ने कामयाबी के साथ चीते को काबू में किया और इसे खुसूसी गाड़ी के जरिए विशाखापट्टनम के एनिमल रेस्क्यू सेंटर पहुंचाया गया। डॉक्टरों की निगरानी में चीते का तिब्बी मुआयना किया जा रहा है ताकि इसकी सेहत की हालत का अंदाजा लगाया जा सके और इसे कुछ दिन करंटीना में रखा जाएगा। चीते के पकड़े जाने की खबर सुनकर कोरम्मापुरम और उसके आसपास के देहातियों ने सुकून का सांस लिया है, जिन्होंने खौफ के मारे गुज़िश्ता कई रातें जाग कर गुजारी थी। महकमा जंगलात के हुक्काम ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो जंगलाती इलाकों के करीब मोहतात रहें और किसी भी जंगली जानवर की मौजूदगी की इत्तला फौरी तौर पर इंतजामिया को दे। जिला जगतियाल के कस्बे मैकपली में बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम अपने उरूज पर पहुंच गई है, जहां जिन सीना पार्टी की रैली ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। हफ्ता के रोज मुनक्किदा इस इंतखाबी मुहिम में गब्बर सिंह फिल्म की हम शक्ल टीम ने शिरकत की, जो रैली में मिर्क्स निगाह बनी रही। फिल्मी अदाकारों की मौजूदगी ने जिन सीना के कारकुनों में नया जोश व खुरूश भर दिया, जबकि मकामी नौजवान उन फनकारों के साथ सेल्फियां लेने के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते रहे। इस मौके पर टीम के अराकीन ने अवाम से अपील की कि वो 12 वार्डों में खड़े जिन सीना के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। वाज़ेह रहे कि मैकपली में 11 फरवरी को बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग होनी है, जिसकी वजह से सियासी सरगर्मियां इंतहाई तेज हो चुकी है। कस्बे की सड़कें झंडों और नारों से गूंज रही हैं और फनकारों के इस मुनफरिद एहतजाजी और तशहीरी अंदाज ने इंतखाबी माहौल को मजीद रंगीन बना दिया है।
అందరికీ నమస్కారం అండి. ఇక్కడ మెట్పల్లి కార్పొరేషన్ हैदराबाद के इलाके नाम्पली में वाकई स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में आज अचानक खौफनाक आग भड़क उठी, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इमारत की पहली मंजिल से आग की ऊंची लिपटें निकलती हुई देखी गईं, जिसने देखते ही देखते लेबोरेटरी के एक बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। आग इतनी शदीद थी कि दिता धुएं के बादल छा गए, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड के अमले को अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचने और इमदादी कार्रवाइयां शुरू करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इत्तला मिलते ही फायर इंजन की 2 गाड़ियां फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गईं और फायर फाइटर्स ने मलमल मसलहत के साथ आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आग की वजह से लेबोरेटरी में मौजूद अहम दस्तावेजात और नमूनों को शदीद नुकसान पहुंच सकता है, ताहम अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। पुलिस ने हिफाजती इक़दामात के तौर पर अतराफ की सड़कों को बंद कर दिया है और आग लगने की असल वजह जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। हुक्काम का कहना है कि इब्तिदाई तौर पर शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह तसव्वुर किया जा रहा है, लेकिन मुकम्मल तफ्तीश के बाद ही हकीकत सामने आ सकेगी। ఐటమ్ పోతలే అర్జెంట్ అర్జెంట్ हैदराबाद के इलाके नाम्पली में वाक़ तेलंगाना स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में लगी खौफनाक आग के नतीजे में कई इंतहाई हसास और अहम फाइलों के जलकर खाकिस्तर होने की इत्तला है। ज़राए के मुताबिक इस लेबोरेटरी में वोट के एवज नोट केस जैसे अहम मुकदमात के कलीदी सबूत और डेटा महफूज था, जिसके ज़ाय होने का शदीद खदशा पैदा हो गया है। सेंट्रल जोन की डीसीपी शिल्पा वली ने बताया कि आग इमारत की पहली मंजिल पर लगी, जहां कंप्यूटर्स और रिकॉर्ड मौजूद थे और इब्तिदाई तौर पर उसकी वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वाक़ये के वक्त इमारत में 4 मुलाजमीन मौजूद थे, जिन्होंने बरवक्त मतला होकर अपनी जानें बचाईं और वो बाहिफाजत बाहर निकलने में कामयाब रहे। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने सख्त तगोदो के बाद मलमल मसलहत से आग पर मुकम्मल काबू पा लिया है, लेकिन अभी तक ये वाज़े नहीं हो सका कि कौन कौन सी अहम फाइलें इसकी जद में आई है। चूंकि ये इदारा रियासत भर के जराइम की तहकीकात और शवाहिद जमा करने का मरकज़ है, इसलिए इस हादसे को कानूनी नुक्ता नज़र से एक बड़ा नुकसान करार दिया जा रहा है। पुलिस और फोरेंसिक माहिरीन अब जले हुए रिकॉर्ड का जायजा ले रहे हैं, ताकि नुकसानात की सही तफसीलात सामने आ सके। పరిధిలోని స్టేట్ ఎఫెక్చువల్ బిల్డింగ్ లో మనకి సుమారు 10-10:30 ప్రాంతంలో చిన్న స్మోక్ రావడం గమనించారు. అర్లీగా వచ్చినటువంటి ఆఫీస్ బాయ్ ఆయన అందరికీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగా లోకల్ పోలీస్ అండ్ ఫైర్ ఇంజిన్స్ అన్ని కూడా ఇమీడియట్ గా రీచ్ అవ్వడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో స్మోక్ రావడం స్టార్ట్ అయింది. లేటర్ ఆన్ ఇట్ హ్యాస్ స్ప్రెడ్ టు ప్రిలిమినరీ ఇన్ఫర్మేషన్ and supposedly short circuit. That is what we suspect. There is no scientific basis. మేడం కేసులకు సంబంధించిన ఆధారాలన్నీ సాక్ష్యాలన్నీ ఇక్కడే ఉంటాయి కదా, అదేమన్నా సేఫ్ గా ఉన్నట్టు ఏమైనా గుర్తించాలి? మొత్తం అంతా తగ్గిన తర్వాత కానీ మీ కాన్సే అంటే ఇంకా మంటలు ఉన్నాయా మేడం? అదుపులో మంటలు లేవు, ఓన్లీ స్లో కంబషన్ అవుతుంది. మేడం ప్రమాదం ఎలా జరిగింది అనేది మన అంచనా? ప్రాబబ్లీ షార్ట్ సర్క్యూట్. అప్పుడు ఎంతమంది సిబ్బంది ఉండే మేడం లోపల?
సిబ్బంది ఎవరు లేరు. దెర్ ఇస్ నో పర్సన్. ఒక్క ఆఫీస్ పై చూసినతనే కొంచెం ఆయన ఇనీషియల్ గానే ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ యూజ్ చేసి అది తగ్గించడానికి ట్రై చేశాడు, కానీ ఆయనకు కూడా కొంచెం అస్వస్థతకు లోనై హీ ఆల్సో వాజ్ అడ్మిటెడ్ ఇన్ హాస్పిటల్. ఇంకా అప్పటికి ఆఫీస్ ఓపెన్ అవ్వలేదు కాబట్టి దెర్ ఆర్ హార్డ్లీ 3-4 పీపుల్. వాళ్ళందరూ ఇమీడియట్ గా బయటకి ఇవాక్యువేట్ అయ్యారు. మీ కార్యాలయం అంతా ఎవరి ఆధీనంలో పనిచేస్తుంది? పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. ప్రతి శనివారం ఏదో జరుగుతుంది. ఇంకా అట్లా అనుకుంటే రోజు ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది, కానీ థింగ్స్ హ్యాపెన్, దేర్ ఆర్ యాక్సిడెంట్స్. इलाके में बंदरों के बढ़ते हुए हमलों ने अवाम बिलखुसूस स्कूली बच्चों में शदीद खौफ व हरास पैदा कर दिया है। एक ताज़ा वाक़ये में बंदरों के झुंड ने अचानक तालिब इल्मों पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से बच्चे अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर उधर उधर भागने पर मजबूर हो गए। ये तमाम हौलनाक मनाजिर वहां नस्ब CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गए हैं, जिनमें बंदरों को जारहाना अंदाज में बच्चों का पीछा करते हुए देखा जा सकता है। मकामी रिहायशियों का कहना है कि बंदरों की शरारतें अब खतरनाक हमलों में बदल चुकी हैं और लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी डर महसूस कर रहे हैं। कई मकामात पर बंदरों ने राहगीरों को जख्मी भी किया है, जिसकी वजह से वालिदैन अपने बच्चों को अकेले स्कूल भेजने से कतराने लगे हैं। अवाम ने म्यूनिसिपल हुक्काम और महकमा जंगलात से पुरजोर मुतालबा किया है कि उन बंदरों को पकड़कर फौरी तौर पर जंगलात में मुंतकिल किया जाए ताकि किसी बड़े हादसे को रोका जा सके। इलाके में बंदरों की इस दहशत ने आम जिंदगी को मफलूज करके रख दिया है और लोग इंतजामिया की मुदाखलत के मुंतजिर हैं। सूर्यापेट में वाक़े महात्मा ज्योति राव फूले गुरुकुल स्कूल में सिक्योरिटी और अमले की निगरानी पर संगीन सवालात खड़े हो गए हैं, जहां 2 तालिबात के आधी रात को हॉस्टल से बाहर जाने का सनसनीखेज वाक़या सामने आया है। CCTV फुटेज से इंकिशाफ हुआ है कि 2 तालिबात आधी रात को स्कूल का गेट उबूर करके बाहर इंतजार करने वाले लड़कों के साथ मोटरसाइकिलों पर रवाना हुई और सुबह सवेरे वापस हॉस्टल पहुंची। ये चौंका देने वाला वाक़या 2 दिन कबल पेश आया था, लेकिन स्कूल इंतजामिया की जानिब से इसे छुपाने की कोशिशों के बाद अब ये मंजर आम पर आया है। हॉस्टल में सिक्योरिटी गार्ड्स और वार्डन की मौजूदगी के बावजूद तालिबात का इस तरह बआसानी बाहर जाना इंतजामिया की बड़ी लापरवाही को जाहिर करता है। इस वाक़ये के बाद वालिदैन में शदीद तशवीश और गुस्सा पाया जाता है, जिन्होंने जिम्मेदार अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मकामी हुक्काम ने मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया है ताकि ये मालूम किया जा सके कि स्कूल के ताले और गेट सिक्योरिटी में किस तरह इतनी बड़ी कोताही हुई है। साबिक वजीर गड्डीवाड़ा अमरनाथ ने तेलुगु देशम पार्टी पर सख्त तनकीद करते हुए सनसनीखेज इल्जामात आयद किए हैं कि ये पार्टी कापो बरादरी को हमेशा अपने दबाव में रखना चाहती है। अंबती राम बाबू के अहलखाना से मुलाकात और उनकी मिजाज परसी के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी अपोजिशन हुकूमत से सवाल करती है, TDP इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। उन्होंने माजी के वाकयात का हवाला देते हुए कहा कि वंगावीटी रंगा के कत्ल से लेकर मदरागड्डा पद्मनाभम की हरासानी और अब अंबती राम बाबू के खिलाफ मुबैना साजिश, ये सब एक ही सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा है। अमरनाथ के मुताबिक मौजूदा हुकूमत कापो बरादरी के मजबूत लीडरों को निशाना बनाकर उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है ताकि कोई उनके खिलाफ खड़ा ना हो सके। उन्होंने खबरदार किया कि अवाम उन सियासी साजिशों को बखूबी समझ रहे हैं और वक्त आने पर इसका भरपूर जवाब देंगे। उनके इस बयान ने रियासत की सियासत में एक बार फिर बरादरियों के हुकूक और सियासी कशीदगी के हवाले से नई बहस छेड़ दी है। ఆ పార్టీని ప్రశ్నించే తెలుగుదేశం పార్టీకి ఏంటంటే ఆ పార్టీని ప్రశ్నించేటువంటి దాంట్లో కాపులు అనేటువంటి వారు ఉండడానికి వీల్లేదు. కాపులు ఎవరన్నా ఉంటే వారు చెప్పు కింద ఉండాలి తప్ప తెలుగుదేశం పార్టీని ప్రశ్నించేటువంటి హక్కు వారికి లేదు. అయితే మా పార్టీలో ఉండాలి లేదా మాతో జతకట్టినటువంటి పార్టీలో ఉండాలి తప్ప ప్రతిపక్షంలో ఉండి మమ్మల్ని విమర్శించేటువంటి హక్కు వారికి లేదు అనేటువంటిది ఈ రోజు మొదలైనది కాదు. వంగవీటి మోహన రంగా గారిని 88లో చంపినటువంటి నాటి నుండి మొన్న 2016లో ముద్రగడ పద్మనాభం గారిని హతమార్చాలని చెప్పి చూసినప్పుడు నాటి నుండి మళ్లీ మొన్న 2026 మొన్న జనవరి 31వ తారీఖున అంబటి రాంబాబు గారిని కూడా హతమార్చాలని చెప్పి చేసినటువంటి ప్రయత్నం దగ్గర నుంచి ఆ రోజు వంగవీటి మోహన రంగా గారిని చంపినటువంటి ఆ నెత్తుటి మరకలు నేటికి కూడా చల్లారలేదు. మీ మీద కోపం ఉంది.
మీరు చేసినటువంటి పాపాన్ని ఈ రోజుకి ఎక్కడ కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఈ సామాజిక వర్గం ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోదన్నటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నాం.